Assalamu alaikum and welcome to this video. Sorry we did a live stream मगर जो है उसमें शायद आवाज़ का इशू था, so I'm doing this video again so that it is 7:38 right now और कल इंशाल्लाह ताला 2 अगस्त को आपका पेपर है, so less than 30 hours, almost 24-25 hours are left, and this is done so that you can prepare better and your ace your paper tomorrow. Allah आपका मददगार हो. So these are my top toughest questions from 2003 to 2009. इसके पीछे साइंस ये है कि ये वो एग्जामिनर रिपोर्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो एग्जामिनर कहता है कि these are the questions जिसके अंदर पासिंग रेशियो 40 या 30% था. So I have picked up those questions which have a passing ratio of less than 40% or 40%. So these are selected questions and inshallah दूसरी वीडियो के अंदर we are going to cover the rest of the years also. टाइम कम है तो देखते हैं जितना जल्दी हो सकता है. So without further ado, the first question is which of the following is true for any inelastic demand curve? A price cut causes a fall in expenditure. A price rise has no effect on demand. A price rise has no effect on total profit. The percentage change in demand is greater than the percentage change in price. अगर हम इन इलास्टिक कर्व की बात करें तो ये जो सामने आपके दिया हुआ है, दिस इज़ एन इन इलास्टिक कर्व. आपकी पहले प्राइस थी P0, उस वक्त आपकी क्वांटिटी जो आप सेल कर रहे थे वो QS थी. अब आपने P1 आपकी प्राइस हो गई है, सो यू कैन सी दैट द प्राइस इज फॉलिंग डाउन. तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेवेन्यू? दिस ब्लू shape is the revenue because revenue is P into Q, it is the area. तो पहले आपका रेवेन्यू कितना था? ये जो ब्लू आपका स्क्वायर है. अगर प्राइस नीचे गिरेगी इन इलास्टिक कर्व में, अगर आप किसी भी प्रोडक्ट विच इज इन इलास्टिक उसकी प्राइस रिड्यूस करते हैं तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दैट द रेवेन्यू इज गोइंग टू फॉल. अब आप देखें जो डार्क ब्लू वाला हिस्सा है वो कम हो गया और बहुत थोड़ा सा आपको एडिशन मिला है क्वांटिटी का, यानी कि द क्वांटिटी इज गोइंग टू इंक्रीज बाय वेरी स्मॉल परसेंटेज. और ज़्यादा किस चीज़ पर फ़र्क पड़ा? येलो वाला जो एरिया है विच इज़ द प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय सब्सटेंशियल अमाउंट. और ये इसलिए है बिकॉज इट इज़ एन इन इलास्टिक कर्व. जब आप प्राइस रिड्यूस करते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड पे बहुत कम असर पड़ता है. तो बेसिकली ऐसा ही है कि आप पेट्रोल जाकर इस्तेमाल कर ले रहे हैं, जब सस्ता हो गया 120 का है, अगर 100 रुपये का हो गया तो क्या आप ज़्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देंगे? आप उसको पीना शुरू कर देंगे, सर पे मलना शुरू कर देंगे? नहीं. जितना आप पहले ले रहे थे उतना ही लेंगे, तो आपकी ज़ात पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा. होगा ये कि आपका ख़र्चा कम हो जाएगा. पहले अगर आप 10 लीटर लेते थे 120 रुपये का, जो आपके एक 1200 यानी कि 1 लीटर अगर जो है वो 120 का पड़ता था, यानी इफ़ यू बाइंग 10 लीटर्स तो 1200 रुपये आपकी जेब से जाते थे. अब अगर ये 100 रुपये का हो जाएगा तो आपकी जेब से 1000 रुपये जाएंगे. इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा. आप 10 लीटर ही लेंगे, कोई क्वांटिटी पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा. तो ये ओवरऑल योर एक्सपेंडिचर इज़ गोइंग टू फॉल. दुकानदार के लिए द रेवेन्यू इज़ गोइंग टू फॉल. यही क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है पेपर के अंदर कि फॉर एन इन इलास्टिक कर्व इफ़ द प्राइस फॉल्स डाउन तो रेवेन्यू बढ़ रहा है या कम हो रहा है. तो याद रखिएगा, जब प्राइस कम होती है इन इलास्टिक कर्व में तो रेवेन्यू कम होता है दुकानदार का और कंज्यूमर का खर्चा कम होता है. उसी तरीके से अगर इन इलास्टिक कर्व के अंदर प्राइस बढ़ेगी तो द रेवेन्यू इज गोइंग टू इंक्रीज ऑफ द शॉपकीपर और ऑफ द बिजनेस एंड द एक्सपेंडिचर इज गोइंग टू इंक्रीज ऑफ द कंज्यूमर. In the second question, in a country, income is tax is charged at $50 on an income of $500. Compared with this, which of the following would indicate that the income tax scale was progressive? A. $150 tax on $2,000 of income. B. $300,000 tax on $3,000 of income. $450 tax on $4,000 income. $480 tax on $5,000 of income. What do we have to do? इसमें करना क्या है? We have to find the option which makes the given condition $50 on $500 a progressive tax. हमें वो कंडीशन ढूंढनी है चारों में से, चारों ऑप्शंस में से, जो हमारी दी हुई कंडीशन को प्रोग्रेसिव बनाएगी. और प्रोग्रेसिव टैक्स रेट क्या होता है?
as income increases the tax rate increases. So now we are looking at an income level. हम एक ऐसे income level को ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर tax rate जो है वो given tax rate से ज़्यादा हो. इस वक्त का जो टैक्स रेट है वो है 10%. कैसे? हमारी इस वक्त तनख्वाह $500 है, उस पर हम टैक्स दे रहे हैं $50. तो टैक्स रेट कितना है? 10%. राइट. सो नाउ वी हैव टू लुक एट एन इनकम जिसके ऊपर टैक्स रेट जो है इफ द इनकम इज ग्रेटर देन 500, अगर इनकम बढ़ रही है तो वी हैव टू लुक फॉर अ टैक्स रेट जो विच इज ग्रेटर देन 10%. सो आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर आप बहुत जल्दी इसकी कैलकुलेशन करें. सो ऑप्शन ए इज $150 upon 2000 is 7.5%, which means incomes are increasing, yes, but the tax rate is decreasing. 10% से कम होके वो 7.5% हो गया. This is a regressive tax rate. Option A is incorrect because we are looking for a progressive tax rate. Option B is 10%. 300 upon 3000. इसमें incomes are increasing. The tax rate remains the same. It's a proportional tax rate. Incorrect. Option C, 450 upon 4000. Now this makes sense. 11.25%. ये 10% से ज़्यादा है. Income is increasing, tax rate is increasing. Option C is the correct option. Question number 3. The demand for a product is known to be price elastic. Price elastic. Which fall in quantity demanded could follow a 10% price rise? A 100%, 0%, B 5%, C 10%, D 15%. I really don't understand कि ये question tough questions में से क्यों आता है. Maybe it is because of the English, क्योंकि ये तो आपका conceptual question है. ये question आपकी concepts को, how well you understand the concept of price elasticity, इसको judge कर रहा है. If you are not able to solve this, then there is a serious issue of how you understand elasticity. I personally believe that you should spend some time on this concept today. इसकी वीडियोस, इसके जो टीचर के नोट्स हैं और जो आपको रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अपने टीचर से रुजू करके यू कैन आस्क द फॉर अ प्रॉपर आंसर. बट दिस इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू इफ यू डू नॉट सॉल्व, इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस. वैसे इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. पहले हम समझते हैं व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फ्रॉम यू. Product is price elastic, right? What does it mean? It means that a percentage change in quantity demanded is going to be greater than the percentage change in price, right? अब हमें दिया हुआ है कि price is going to rise by 10%, right? तो इसका मतलब है कि अगर product elastic है और price 10% से change हो रही है तो quantity demanded ज़्यादा से change होगी. उसमें जो फ़र्क होगा वो 10% से ज़्यादा का होगा. We now have to look at an option which is greater than 10%. As simple as that. Price is changing by 10%, so quantity demanded will change by more than that. Since demand is elastic, option D is the only option because it is greater than 10%. ठीक है? It is 15%, which is greater than 10%. All the others are equal, are either equal. ऑप्शन सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 10% से प्राइस बढ़ रही है, 10% से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है. ये यूनिटरी इलास्टिक है, ये यूनिटरी इलास्टिक है. ठीक है. बी आपका 5% है, तो which means that the product is inelastic because the quantity demanded is changing by less. और ये 0 है. Option A, it means it's perfectly inelastic. So option D is the correct option. Let's move to the next question. This is such a simple question. The diagram shows the average earnings per hour of postal workers between 99 and 2001. Which of the following could explain the above diagram? यार देखो, प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी हम ऐसा ग्राफ या ऐसा टेबल देखते हैं या डायग्राम देखते हैं विच इज़ न्यू फॉर अस, या इसको डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट हुआ हुआ है, हाथ पाँव फूल जाते हैं. राइट. लिटरली आई हैव सीन दैट पीपल हु कैन सॉल्व दिस लुक एट द डायग्राम एंड गिव अप. यार इतनी जल्दी हार मानने वाली कोई बात ही नहीं है. जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन. ये समझ में नहीं आ रहा. सबसे इफेक्टिव टूल आपका सबमिशन का ये होता है कि आप आगे सामने वाले को बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा, यानी कि वो काम ही नहीं हो सकता. क्यों समझ में नहीं आ रहा? यू आर नॉट स्टूपिड. थिंक, सी व्हाट इज हैपनिंग. लुक, इफ यू लुक एट द डायग्राम यू सी ऑन द लेफ्ट, ऑन द वर्टिकल एक्सिस क्या दिया हुआ है? एवरेज अर्निंग्स पोस्टल वर्कर्स पर आवर, यानी कि उनकी आवरली वेज रेट दिया हुआ है. अच्छा, और ईयर दिए हुए हैं 99, 2000, 2001. एक बात बताओ, वेजेस जो है पोस्टल वर्कर्स की पर आवर, यानी कि घंटे के हिसाब से जो उनकी दिहाड़ी है, वो बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है ना.
सो नाउ आपका दिमाग जाना चाहिए वेज सेटिंग वाले चैप्टर में, जहाँ पे डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर है, ठीक है, उनके इंटरेक्शन से बनता है वेज रेट। अब आपका दिमाग ये जाना चाहिए कि वेजेस बढ़ रहे हैं, ओके, why, which means that the demand for these people are increasing, right? So a reduction in trade union membership, no, because a reduction in trade union membership would mean that people, these workers may lose influence, वो उनकी negotiating power कम हो जाएगी, तो हो सकता है वो अपनी तनख्वाहें बढ़ा ना पाएं। सो ये आपके इस वाले ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं करता। द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर एफिशिएंट वर्क प्रैक्टिसेस, एब्सोल्युटली। जब लेबर एफिशिएंट होती है, जब लेबर अच्छा काम करती है, प्रोडक्टिव होती है, तो व्हाट हैपेंस इज दैट इट सेव्स कॉस्ट फॉर इट्स एम्प्लॉयर्स। ज़्यादा काम करेगी, बेहतर काम करेगी तो कॉस्ट सेविंग करेगी। इसका मतलब है वो अगर ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं तो दे आर सेविंग कॉस्ट, विच मीन्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज इंक्रीजिंग। जो बंदा बिजनेस को ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर देता है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है कम होती है? ज़्यादा होती है ना। तो जब ऐसे वर्कर्स की डिमांड ज़्यादा होगी तो उनको तनख्वाहें या उनका वेज रेट बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। बस यहाँ पर रुक जाएं, ठीक है, आगे देखें ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट ऑफ पार्ट टाइम वर्कर्स की तनख्वाह ज़्यादा कहाँ होती है? एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, नहीं, पर आवर में दिया हुआ है, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैव एनी इफेक्ट, सही है, बिकॉज यहाँ पे पर आवर में दिया हुआ है, टोटल नहीं है। सो earnings per hour is increasing. It will happen only if employees are more productive. Hence, the B, efficient work practices will increase productivity. Option B is the correct option. Right. The table shows the change in annual wage of 4 workers over 1 year. Table में A, B, C, D 4 अलग अलग workers हैं. The rate of inflation during the year was 10%. इनकी तनख्वाहें दी हुई हैं start of the year और end of the year, एक साल की, और inflation rate का दिया हुआ है 10%. आहा, this is a nice question. Which worker had a fall in her real wage? So, first of all, you need to understand what is real wage. There's something known as nominal wage. Nominal wages are those wages which are not adjusted for inflation. यानी कि आपके पास टेबल में जितनी वैल्यूज दी हुई हैं वो नॉमिनल है, उसके अंदर इन्फ्लेशन का कोई इम्पैक्ट शामिल नहीं है, वो आपने निकालना है। और आपने क्या निकालना है? यू हैव टू फाइंड आउट विच वन ऑफ दीज 4 वर्कर्स आर एक्चुअली वर्स ऑफ, दे आर लूजिंग। उनकी तनख्वाह देखने में तो बढ़ रही है, एवरी वन इज गेटिंग अ हायर पे, लेकिन उनकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज नहीं हो रही। किसी एक कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट खातून यहाँ पे वर्कर हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है हर, सो दीज आर ऑल लेडीज। सो कोई एक ऐसी अनफॉर्चुनेट वर्कर है जिसकी जो परचेजिंग पावर है वो डिक्रीज हो रही है। इवन विद एन इंक्रीज ऑफ इनकम द परचेजिंग पावर इज डिक्रीजिंग। सो लेट्स फाइंड आउट हु इट इज। We have to find out the worker whose real wage, sorry about the typo, whose real wage rate will fall. Nominal wage rate means not adjusted for inflation and real wage rate means adjusted for inflation. आपको adjust करना है, कैसे करना है देखें। ऑप्शन ए, नॉमिनल इंक्रीजेस 10%। कैसे निकला? हमने देखा कि ऑप्शन ए, जो वर्कर ए है, उसकी एंड ऑफ द ईयर सैलरी इज 11,000, स्टार्ट ऑफ द ईयर वाज 10,000, सो 11,000 माइनस 10,000, 1,000 अपॉन 10,000 into 100. This is the formula you use to take out a rate of change. Into 100 is equal to 10%. So that means we see that worker A's salary is increasing by 10%. Good. But at the same time, the inflation is also increasing by 10%, which means that 10% minus 10% is 0, which means there is no change, right? There is no change. Option B, nominal increase is 15%. जो वर्कर भी है उसकी जो सैलरी है वो 15% से बढ़ रही है, वही वाला फॉर्मूला है और उसी कैलकुलेशन से निकाला है। तो अब इन्फ्लेशन इज 10%, योर रेट ऑफ चेंज इज 15%, विच मीन्स दैट द पर्सन सैलरी और परचेजिंग पावर हैज इम्प्रूव्ड बाय 5%। वो पहले से ज़्यादा चीज़ों पे खर्चा कर सकता है, वाई बिकॉज कर सकती है, बिकॉज शी हैज़ हर परचेजिंग पावर हैज़ इंक्रीज्ड। Option C, nominal increase is 7.5%. Although we see that this person is getting um, increase of 1,500, but when you take out the percentage comes out to be 7.5%. Now the inflation is at 10%, which means that उसकी जो purchasing power है वो reduce हो गई है by 2.5%. मैंने बहुत crude किया, I have not used a discounting thing,
क्योंकि उसके बगैर भी इस वाले MCQ का आंसर निकल सकता है। तो दिस शोज दैट द वर्कर इज वर्स ऑफ, राइट। इसकी जो रियल वेज है वो कम है यार, एज अपोज टू एज अपोज टू अदर्स, क्योंकि जो है वो देखने में तो उसको उसकी तनख्वाह बढ़ रही है, मगर जो महंगाई बढ़ रही है वो उसका जो रेट है बढ़ने का वो ज़्यादा है, विच मीन्स कि हमारी जो तनख्वाह है वो हमें कम लगेगी, उसकी जो परचेसिंग पावर है वो कम होती चली जाएगी और उसकी गिर रही है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी में नॉमिनल इंक्रीज इज अगेन 10%, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 6. If sunshine oranges were successfully advertised with the statement they help you live longer, which would be likely to occur? The table shows that there are 4 options: price elasticity दी हुई और total revenue. Total revenue का formula होता है price into quantity. Price elasticity of demand आप सबको पता है, अगर नहीं है तो पता होना चाहिए। सूजन ग्रांट या कोई भी किताब उठाएं, ब्रायन टेकली उठाएं, उसकी जो है वो definition देखें और आगे बढ़ें। Option A, price elasticity of demand is falling, total revenue will fall. Price elasticity of demand is falling and total revenue is rising, it is increasing. Option C, price elasticity of demand is rising and total revenue is falling. Price elasticity of demand is rising and total revenue is rising. जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉल एक्सक्यूज मी फॉल लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि द प्रोडक्ट इज बिकमिंग इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी कम हो रही है। और जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड राइज है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट इलास्टिक हो रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज एडवर्टाइजिंग डू। एडवर्टाइजिंग बेसिकली आप, और ये सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग है विच इंक्रीजेज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। सो सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग मीन्स द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। जब डिमांड इंक्रीज होता है तो द रेवेन्यू विल इंक्रीज ना, द डिमांड कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट, सो द क्वांटिटी sold is going to increase, which means that the revenue is increasing, so total revenue will rise. Total revenue will rise. At the same time, what you have to understand is that एक slogan दिया हुआ है, they help you live longer, which means that if it is successful, it is going to differentiate this product against others. आपके product को बिल्कुल unique बना देती है advertisement, right? जब आपके प्रोडक्ट को यूनिक बना देती है तो इसका मतलब ये है कि अब आप अपने कंपटीशन से क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं, विच मीन्स दैट द कंपटीशन फॉर योर प्रोडक्ट हैज़ डिक्रीज्ड। और जब किसी प्रोडक्ट का कंपटीशन कम होता है तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब ये है द प्रोडक्ट इज बिकमिंग इन इलास्टिक. Less substitutes would mean that the product is less elastic. So we see that the total revenue option, which is rise, B और D, A C तो निकल जाएंगे पहले, ठीक है, A C तो निकल जाएंगे, सिर्फ आपके पास जो ऑप्शन बचेगा वो बी डी बचेगा, उसके अंदर दोनों में टोटल रेवेन्यू इज राइजिंग। और इलास्टिसिटी कहाँ पे फॉल हो रही है? ऑप्शन बी पे, क्योंकि प्रोडक्ट इन इलास्टिक होता चला जाएगा जितना हम उसको सक्सेसफुली एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है। यानी कि प्राइस अगर हम चेंज भी करेंगे तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड पे इतना असर नहीं पड़ेगा। 50 people are employed in a business to produce 10,000 units per week. The weekly costs are hire of machinery, power, raw materials and wages per employees. आपके सामने दिया हुआ है. What are the variable costs of the week? So we have to basically calculate the variable cost in the table given. A 1200, B 1430, C 1470 and D 3200. सेपरेट द कॉस्ट इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। सबसे पहले तो आप इसको बांट लेना, इसमें से एक कॉस्ट ऐसी होगी, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग कर लें। इस क्वेश्चन में मेरे ख्याल से टफेस्ट यही चीज़ है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता इसमें से कौन सी फिक्स्ड है, ठीक है। हायरिंग का जो लफ्ज़ है वो शायद मेरे ख्याल से कंफ्यूज करता है। हायर ऑफ मशीनरी का मतलब है बेटा आपने रेंट पे लिया हुआ है, यू हैव टेकन थिंग्स ऑन रेंट, विच मीन्स कि आप उसकी एक रेंट की पेमेंट दे रहे हो, ठीक है। एंड आपने, और रेंट इज ऑलवेज फिक्स्ड, इवन आप 0 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, 2,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, आपने रेट तो देना है, ये तो होगा, आपने तो रेंट देना है, राइट। सो हायर ऑफ मशीनरी इज अ फिक्स कॉस्ट सिंस यू हैव टू पे द रेंट ऑफ द मशीन इवन इफ यू प्रोड्यूस नो यूनिट। सो इसको रिमूव कर दो, ठीक है, just ignore this. Why? Because you have to calculate the variable cost. So the variable cost is equal to power plus raw material plus wages. This will be the formula for this particular question. 200 पावर है प्लस 1000 रॉ मटेरियल्स हैं। अब वेजेस आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? 50 लोग हैं, उनकी जो वीकली वेज है वो 40 है, तो 50 into 40 is what? It is 2000, so it's 200 plus 1000 plus 2000 is 3200 and this is the correct answer.
इसमें 10,000 यूनिट्स पर वीक दिया हुआ है, वो गूगली है यार, उसमें बारे में परेशान नहीं हो, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड अबाउट द कॉस्ट पर यूनिट, यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड अबाउट द कॉस्ट पर वीक. So option D is the correct option, which is 3200. The table gives information on the rate of economic growth in a country from 2001 to 2004. Economic growth का मतलब होता है that the GDP is increasing, which means the GDP is the number of units, or sorry, the value of the units produced by a country in a given period of time. एक साल के अंदर एक कंट्री ने कितना प्रोड्यूस किया, उसकी वैल्यू क्या है, उसको कहते हैं जीडीपी. हमें नज़र आ रहा है कि फ्रॉम 2001 टू 2004 वो जो कंट्री प्रोड्यूस कर रही है उसकी जो ग्रोथ है उसमें ग्रोथ हो रही है. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है व्हाट इज लाइकली टू हैव फॉलन इन दिस पीरियड. ए जीडीपी, बी इंपोर्ट्स, सी प्राइसेस एंड डी अनएम्प्लॉयमेंट. मसला ये होता है कि हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ 3.9 से 2.6 हो गई है, 2.3 हो गई है, फौरन हमारा दिमाग चाहता है कि जीडीपी फॉल हो रही है. अल्लाह के बंदे, नहीं हो रही है जीडीपी फॉल. व्हाट इज रिड्यूसिंग फ्रॉम 2001 टू 2004. आओ जीडीपी हम अज्यूम करते हैं 2000 से स्टार्ट करते हैं, राइट. 2000 में हमारी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जितना भी हमने बनाया उसकी वैल्यू है $1 मिलियन. 2001 में ये वैल्यू 3.9 से बढ़ जाएगी, ये आपके टेबल में दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो $1,039,000. 2002 में यही वैल्यू जो कि 2001 में, क्योंकि रेट ऑफ चेंज पिछले साल से है, 2.6% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये वैल्यू 1,039,000 से 1,066,000 हो गई है. 2003 में इसकी वैल्यू 166,000 से 1,097,094 हो गई, यानी कि 1,098,000 के करीब. सो व्हाट कैन यू सी, और दैट, और मैंने सॉरी 2001, 2002, 2003, इसमें 2003 मिसिंग है, मगर वो भी उसमें भी बड़ा होता, राइट. तो जीडीपी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. सिर्फ समझाने के लिए आपकी करेक्ट वो नहीं है. द जीडीपी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, इट कैन नॉट फॉल इवन व्हेन यू सी दैट द रेट इज फॉलोइंग. यानी कि जिस रेट से जीडीपी बढ़ रही थी वो कम हो रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कम बनाना शुरू कर दिया. नहीं, आपका जो बना रहे हैं वो ज़्यादा बना रहे हैं हर साल, मगर जिस रेट पे आप बना रहे थे फ्रॉम 2001 टू 2003 वो रेट गिर रहा है. ठीक है, उसका उतना तेजी से इंक्रीज नहीं हो रहा, इंक्रीज हो रहा है. तो जीडीपी विल नॉट फॉल, आउटपुट इज राइजिंग. व्हेन आउटपुट इज राइजिंग दैट मीन्स वी नीड मोर लेबर, अनएम्प्लॉयमेंट वुड फॉल. When unemployment would fall, so the only option which is given is D. That's it. That is the correct option. What is most likely to conflict with the government's aim of price stability? Government का option होता है, government की एक aim होता है price stability, which means keeping prices stable. कम करना नहीं है, keeping prices stable. Conflict का मतलब है कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें इस aim को achieve करने में हमारी मदद नहीं करेगी, बल्कि उसको हमारी इन मेहनत को हम प्राइस स्टेबल करना चाहेंगे, और इनमें से कोई एक ऐसी चीज़ है जो प्राइसेस को स्टेबल नहीं होने देगी, या तो बढ़ाएगी या कम करेगी. हायर डायरेक्ट टैक्स से इन्फ्लेशन कम होता है, प्राइस स्टेबल रहती हैं क्योंकि स्पेंडिंग कम होती है. हायर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यस, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, और गवर्नमेंट और एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो बढ़ेगा. So here conflict means creating an opposite effect to the desired effect. Government's aim is price stability. Higher government spending would increase aggregate demand. This would result in growth, yes, but at the same time may also result in demand pull inflation, जिससे prices बढ़ सकती हैं. Prices will rise. Prices are not stable anymore. Hence, B, higher government spending is one of the conditions which is going to create a conflict with price stability, and hence option B is the correct option. A country has a surplus on its trade in goods and services of $20 million and a deficit on its current account of $10 million. What position on its current income balance and current transfer balance is consistent with this? हमें करंट अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है जो कि $20 मिलियन का है, उसमें सॉरी $10 मिलियन का डेफिसिट है, और उसके अंदर बैलेंस ऑफ ट्रेड हमको दिया हुआ है जिसका सरप्लस है $20 मिलियन, यानी कि पॉजिटिव. ठीक है, और नीचे कुछ वैल्यूज दी हुई है करंट इनकम की. करंट इनकम का इस प्राइमरी इनकम, किताबों में प्राइमरी इनकम भी आपको मिलेगा, और करंट ट्रांसफर सेकेंडरी इनकम है.
तो करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो अकाउंट है विच लुक्स एट द इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज in a country with regards to income, right? With regards to aid and one-sided transactions. So आपकी जो remittances हैं वो करंट ट्रांसफर्स में आती हैं, आपका जो एड है, आपका जो फॉरेन ग्रांट्स हैं वो आती हैं करंट ट्रांसफर्स में। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड सर्विसेज और गुड्स में अलग अलग होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर इसको कंबाइंड लिखा हुआ है, तो मैंने भी कंबाइंड लिखा हुआ है, प्लस करंट इनकम प्लस करंट ट्रांसफर्स इज इक्वल टू करंट अकाउंट। करंट अकाउंट की आपको वैल्यू दी हुई है डेफिसिट ऑफ 10 माइनस 10। बैलेंस ऑफ ट्रेड की आपको वैल्यू दी हुई है पॉजिटिव 20 यानी कि सरप्लस। प्लस करंट अकाउंट और करंट ट्रांसफर्स की वैल्यू हमें ऑप्शंस में चूज करनी है। तो अब देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे -10 है और राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी पॉजिटिव 20 है। सो पॉजिटिव 20 को -10 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको ये चाहिए कि CI और CT की जो वैल्यू है वो -30 हो, तब जाके +20 -30 -10 बनेगा। सो -10 इज इक्वल टू +20 प्लस ब्रैकेट ओपन, अगर मैं ऑप्शन C चूज करता हूं तो -10, ठीक है, प्लस CT -20, तो ये +20 -30 बनेगा, विच मीन्स दैट -10 इज इक्वल टू -10। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, हेंस ऑप्शन C इज द करेक्ट ऑप्शन। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस क्वेश्चन को टफ क्वेश्चन क्यों कहा गया है। इसमें सिर्फ ज़्यादा अंग्रेजी है, इसलिए प्रोबेबली इट पुट्स अस ऑफ। लेट्स अंडरस्टैंड। The diagram shows the demand and supply of places in independent private schools which charges fees. And the equilibrium position is X. The cost of independent private schools rise. Also, a report is issued with the state that government schools achieve very good examination result. What is likely to be the new equilibrium position? पहले तो एक बात याद रखो कि क्वेश्चन पढ़ते हुए अगर आपको कंडीशंस पहले ढूंढो डिमांड एंड सप्लाई के डायग्राम्स में, मूवमेंट आपको देखनी है तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कितनी कंडीशंस दी हुई हैं। यहाँ पे लफ्ज आ रहा है बीच में फोर्थ लाइन में ऑल्सो, विच मीन्स के एक और कंडीशन भी है। एक कंडीशन पहले बता दी गई है वो डिमांड और सप्लाई को इफेक्ट करेगी, दूसरी भी कंडीशन है वो भी किसी चीज को इफेक्ट करेगी। नाउ यू आर लुकिंग एट अ क्वेश्चन जिसके अंदर डबल शिफ्ट्स हैं, यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों इफेक्ट हो रही हैं। सो ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा व्हेन यू आर सॉल्विंग योर MCQs टुमारो। So what you can see right now is that the cost of independent school is rising, which means the supply curve is going to shift left. ये हमें पता लग गया। जब कॉस्ट बढ़ती हैं किसी भी स्कूल्स किसी भी चीज़ की, तो उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम होती है, सप्लाई कम हो जाएगी, बिकॉज सम ऑफ द पीपल आर गोइंग टू लीव द मार्केट। हमारे पास इस वक्त अभी हम कहाँ खड़े हैं? पॉइंट X पे खड़े हैं, यानी कि जो इस वक्त बिल्कुल सॉलिड लाइंस हैं, डॉटेड नहीं सॉलिड लाइंस हैं, वो हमारी जो अपवर्ड स्लोपिंग है वो हमारी सप्लाई है और जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है वो हमारी डिमांड है। तो हमारी सप्लाई कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट, क्योंकि जो है वो उसकी जो कॉस्ट्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं। सो द कॉस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल्स, प्राइसेस नहीं है, कॉस्ट स्कूल्स का, ये स्कूल का दिया हुआ है, प्राइवेट स्कूल्स का दिया हुआ है। तो सप्लाई कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट, सप्लाई कर्व इज गोइंग टू शिफ्ट बैकवर्ड्स, ठीक है, एंड दिस इज द येलो लाइन, ये पीछे चली गई है। एट द सेम टाइम डिमांड फॉर गवर्नमेंट स्कूल्स इंक्रीज, विच मीन्स गुड रिजल्ट्स की वजह से डिमांड फॉर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर इंक्रीजिंग, यानी कि प्राइवेट स्कूल्स की जो डिमांड है वो कम हो रही है। तो द डिमांड कर्व इज ऑल्सो गोइंग टू शिफ्ट लेफ्ट, demand for private schools will decrease, will shift left. So you can see, and this is shown by the red downward curve. So now where are these two colored lines intersecting? They're intersecting only at A. Hence correct option is A. यहाँ के ऊपर आपका आंसर आएगा। What is not included in a person's stock of wealth? ये आपका theory है. This is, you need to understand what, अगर इसका मतलब है if you're getting this wrong, that means you don't understand the definition of wealth. Gold watch, annual income, oil painting and company shares. Wealth are generally assets. They do not include current sources of income. तो annual income आपकी wealth में शामिल नहीं होता. All options are wealth. Even आपकी दादी अम्मी का या दादा अब्बू का जो पानदान है पुराना, जो कि किसी एक पर्टिकुलर उसकी अब एक
एंटीक वैल्यू होगी और ईबे पे वो बिक सकता होगा अगर आप बेचना चाहें या वॉट एवर, तो उस वो भी आपकी वेल्थ में शामिल होता है, आपकी एसेट्स में शामिल होता है, एनीथिंग विच हैज़ इंट्रिंसिक या मटेरियल वैल्यू। मगर आपकी जो एनुअल इनकम है वो चूँकि इनकम है, उससे आपके करंट एक्सपेंडिचर्स वगैरह पूरे होते हैं, वो करंट सोर्स है, वो आपके वेल्थ का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। A government decides to reduce the size of the quota on good. What is likely to happen? The balance of trade will worsen, the good will become cheaper, the government's revenue will decline, there will be less of the goods imported. Quota क्या होता है? It's a limit on the quantity of imports. It is a protectionism. अच्छा, quota is also put on exports also, but for the purpose of understanding, I have used the definition. I am using the word quota as an import quota. जब गवर्नमेंट्स चाहती हैं कि हमारे मुल्क में ज़्यादा imports ना आए तो वो कोटा लगा देती हैं कि पहले अगर फॉर एग्जांपल 1 मिलियन यूनिट्स ऑफ फ्रोज़न फूड आ रहा था तो अब उसकी क्वांटिटी 500,000 कर दी, आधी कर दी है, 5 लाख कर दी है, ताकि जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेड गुड्स हमारे लोग कंज्यूम ना करें, हमारा पैसा ज़्यादा बाहर मुल्कों में ना जाए, राइट, और हमारे करेंसी के ऊपर इसके ऊपर बुरा असर ना पड़े. So quota is the limit on quantity of imports. If you reduce the size of the quota, which means if you're reducing the number of goods you can import, that means the number of imports would decrease. Less of the goods will be imported, so the option D is the correct option. In London, an extra charge is placed on the use of cars in the city centre, which causes cars drivers to switch to public transport. What is likely to happen to the private cost of those who continue to drive cars and to external benefits? So आपके पास एक टेबल दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि ये जो आपके पास कंडीशंस दी हुई हैं क्वेश्चन में, इसकी वजह से प्राइवेट कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट्स पे क्या असर पड़ेगा. Now this is interesting because it asks about two different things. It does not talk about private costs and private benefits, external costs. It talks about private cost and external benefits. So you need to understand from both parties. यानी कि जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं जिनके ऊपर टैक्स लगा है, उनकी कॉस्ट इज प्राइवेट कॉस्ट, और जो गाड़ियों पर टैक्स लगने की वजह से वो लोग जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं उनको क्या फायदा हुआ है, दैट इज एक्सटर्नल बेनिफिट. So private costs to the car owners or drivers will rise because they have to pay an extra charge. तो आपका ऑप्शन ए और बी तो खिड़की से बाहर चला गया, क्योंकि ऑप्शन सी और डी राइज वाला है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड स्टफ, पहले तो फेमिलियर चीज़ों से आप अपने क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करो. ए और बी को निकालो, सी और डी अब आपके पास रह गया. सो नाउ लेट्स लुक एट द second thing. External benefits would increase since a higher charge may result in fewer cars. फ्यूअर कार्स, गाड़ियाँ कम चलेंगी तो लेस पोल्यूशन. लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर अगर आएंगे तो गाड़ियाँ का कंजेशन कम हो जाएगा, लेस कंजेशन, मोर बेनिफिट्स टू अदर और मोर एक्सटर्नल बेनिफिट्स. लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, ट्रैफिक जैम्स कम होंगे, पोल्यूशन कम होगी, बाकी लोगों का फ़ायदा है. ठीक है, सो सॉरी, कमिंग बैक. सो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर जो एक्सटर्नल बेनिफिट इंक्रीज और प्राइवेट कॉस्ट इंक्रीज वाला ऑप्शन था, दैट वाज करेक्ट. Question number 15. There are more people in developing countries who cannot read or write than in developed countries. What can be concluded from this? देखें, इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ हम क्वेश्चन समझते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लिख नहीं सकते और पढ़ नहीं सकते. ठीक है, यानी कि हमारी जो लेबर है वो अनपढ़ है. सो व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस? ए, डेवलपिंग कंट्रीज विल यूज मोर लेबर देन कैपिटल एज इट इज स्किल्ड. डेवलप्ड कंट्रीज नहीं, अगर जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज विल यूज मोर कैपिटल. बी, इन डेवलपिंग कंट्रीज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट यूज टू देयर मैक्सिमम पोटेंशियल. आहा, दिस इज द राइट आंसर. क्यों? क्योंकि अगर हमें पढ़ना लिखना नहीं आता बेटा, इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीड और राइट और इफ़ यू आर इलिटरेट, तो जो हम काम हम कर सकते थे वो हम नहीं कर पाएंगे. हम बेहतर डॉक्टर बन सकते थे, वो नहीं बन पाएंगे. हम बेटर इंजीनियर्स बन सकते थे, वो नहीं बन पाएंगे. बेटर पायलट्स बन सकते थे, नहीं बन पाएंगे. क्या करेंगे? सड़क के ऊपर खड़े होकर लेबर का काम करेंगे, खेतों में काम करेंगे. सो जो हमारा पोटेंशियल था, हमने उस पोटेंशियल को ज़ाया किया. और labor is a factor of production, right? So factor of production are not used to the maximum potential. If labor cannot read or write, he may not be able to work to their full potential. They may do menial or small jobs. छोटे काम करेंगे लेकिन बड़े अपने potential के हिसाब से जो वो काम कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे. Potential is not fully utilized. Option B is correct.
इन वॉर टाइम कंडीशंस यानी कि वॉर के ज़माने में सिगरेट्स हैव बीन यूज्ड एज मनी. व्हाट डिसएडवांटेज डू सिगरेट्स हैव फॉर ट्रेडिंग कंपेयर्ड विद नोट्स एंड कॉइन्स. आप अपने आप को सोच तो नहीं रहे कि पुराने ज़माने में होते तो कितना मज़ा आता, जेब में सिगरेट ही सिगरेट होती. A, they cannot act as a medium of exchange. They have no intrinsic value. They lack durability. They make a double coincidence of wants necessary. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो पैसा है वो अपने फंक्शंस एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसलिए अदा कर पाता है बिकॉज इट इज़ ड्यूरेबल, और दूसरे जो उसके फंक्शंस हैं वो इसलिए अदा कर पाता है बिकॉज यू कैन कैरी इट, इट्स पोर्टेबल, इट इज़ ड्यूरेबल, उसको इतनी जल्दी से वो पेरिश नहीं होता, एज अपोज टू अ सिगरेट विच इज़ नॉट एग्जैक्टली द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, राइट. और जस्ट इमेजिन कि आप किसी को पैसे देने लगे सिगरेट के अंदर और सिगरेट के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो वो जितनी सिगरेट आपकी जेब में रखी थी, जितने पैसे थे, वो सारे के सारे ज़ाया हो गए. So anything which can lose its value so easily cannot be used as money, right? It is just like using eggs as money, right? Cigarettes are not durable, hence option C, they will have a very big disadvantage against notes and coins. 17. Which economic question is least likely to arise as a result of scarcity? Scarcity is a basic question. आपको आना चाहिए. For whom shall be produced? How shall be produced? What shall be produced? And when shall be produced? So scarcity is not enough resources to satisfy all the needs and wants of the people, which gives rise to the economic problem. चीज़ों का कम होना, इतना कम होना रिसोर्सेज का कि आप सबकी ज़रूरियात पूरी ना कर पाएँ, ये स्कैसिटी होता है. वी नीड टू नो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस. स्कैसिटी जब होती है तो हमें पता करना है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उससे हम क्या बनाना चाहते हैं या क्या बनाएंगे, किसके लिए, किसकी नीड पूरी होगी जो अगर हम ये बनाएंगे. फॉर होम टू प्रोड्यूस, और इसको कैसे बनाएंगे, क्या लेबर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, कैपिटल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम अपने जो बाकी के एम्स हैं उनको पूरा कर सकें. लेकिन जो चीज़ इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उस वक्त, वो ये है कि कब बनाएं. ठीक है, आगे जाके तो शायद उसकी ज़रूरत बनेगी, लेकिन अभी उसकी शायद इतनी ज़रूरत नहीं है. So the question of when is least likely. Option D is correct. 18. What is the firm seeking profit maximization trying to achieve? जो profit को maximize करना चाह रहा है वो highest level of total profit लेना चाह रहा है. Option C, that is it. बस ये याद रखें. Maximum profit is the highest level of total profit. The maximum difference between total revenue and total cost. So the total level of profit वो चाह रहा है, उस पर आपका profit maximize होगा. Highest level of total profit, that is the answer. Question number 19. The diagram relates the government's total tax revenue to the average tax rate. What can be deduced from the diagram? We can see, बहुत सिंपल, हम ऑप्शंस को देखते ही नहीं, हम देखते हैं कि अगर हमारे जो वर्टिकल एक्सिस पे टोटल टैक्स रेवेन्यू दिया हुआ है और एवरेज टैक्स रेट है, तो जैसे जैसे हमारा एवरेज टैक्स रेट बढ़ता है, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स राइट, टोटल टैक्स रेवेन्यू बढ़ना शुरू करता है, एक पॉइंट पे आता है और फिर नीचे जाना शुरू हो जाता है. सो एज एवरेज टैक्स रेट इंक्रीजेज, द टोटल टैक्स रेवेन्यू विल डिक्रीज. So you can see that as we are increasing, moving towards the right, जो येलो कर्व है वो ये बता रहा है कि हमारा जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो नीचे की तरफ गिर रहा है. सो इस ऑप्शन ए, राइज इन द एवरेज टैक्स रेट मे डिक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, राइट. टोटल टैक्स रेवेन्यू इज द गवर्नमेंट रेवेन्यू, राइट. Finally, the last question of this series. A government decides that an economy should make more use of the market. Which policy might help to achieve this? So always remember that when you're moving towards the market economy, you are giving up control. ठीक है, more market means less government intervention. गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कम होगा अगर आप मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं. लेस कंट्रोल्स. अब आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल कम हो रहा है. अ डिक्रीज इन कंट्रोल्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, रुक जाएं, यही है ए. लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं बी सी डी क्यों नहीं है. एन इंक्रीज इन द गवर्नमेंट ओनरशिप ऑफ लैंड. गवर्नमेंट की ओनरशिप, उसका कंट्रोल बढ़ रहा है ना. मेरा जब ओनरशिप बढ़ता है तो मेरा कंट्रोल बढ़ रहा है ना. ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, हमें कंट्रोल कम करवाना है. एन इंक्रीज इन सब्सिडीज टू इंडस्ट्री. गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, वो सब्सिडीज दे रही है. एन इंक्रीज इन सब्सिडीज, कंट्रोल ज़्यादा है, उन गवर्नमेंट के खर्चे पे कम सामने वाली कंपनीज चल रही हैं. नहीं, हमें कंट्रोल कम करना है. द फिक्सिंग ऑफ मिनिमम वेज लेवल्स फॉर वर्कर्स. हम फिक्स कर रहे हैं कि इससे ज़्यादा प्राइसेस, इससे कम प्राइसेस नहीं हो सकती हैं, ये मिनिमम वेज कर रहे हैं, तो हम कंट्रोल कर रहे हैं. तो कंट्रोल बढ़ रहा है, फिक्सिंग ऑफ बढ़ रहा है. नहीं,
हमें कंट्रोल कम करना है, तो बी सी डी ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन इज ए. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड. आई होप यू लाइक्ड इट, and best of luck for tomorrow. Thank you guys.